ये कश्ती डूबी नहीं है, ये कत्ल किए गए हैं। और कत्ल के लिए आला जो इस्तेमाल किया गया उसमें सबसे अहम चीज जो है वो हथौड़ी है। आईए की तरफ से यहाँ पे जो कांस्टेबल है उन्होंने आगे 4-4, 6-6 बंदे प्राइवेट रखे हुए हैं। अच्छा। जो यहाँ पर एजेंट माफिया के साथ मिली भगत करके सारा निजाम चला रहे हैं। रस्ते में जाने वाले जितने मुसाफिर होते हैं उनको उन कश्तियों में लेके जाया जाता है जो रिजेक्टेड कश्तियां होती हैं। एक FIA के कांस्टेबल की तनख्वाह इमेजिन कर लें कितनी है, लेकिन उनके पास वीगो डाले हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। एजेंट माफिया इतना मजबूत है, बल्कि कह सकते हैं कि यहाँ एजेंटों की जो है ना एक बड़ी मंडी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ AD मलक और गुजरात के वो नौजवान जिन्हें एजेंटों ने सब्ज़ बाग दिखाकर और यूरोप के सुहाने ख्वाब दिल में समाए वो गैर कानूनी रास्ते का इंतखाब करते हुए न जाने कितने आज तक इस इलाके के नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं और ना ही ये कोई आखिरी वाक़या है। कुछ रोज़ पहले एक कश्ती जो कि समंदर में हादसे का शिकार होती है, जब इस हादसे की तहकीकात सामने आती हैं, जब इस हादसे की इंटेरोगेशन की जाती है, तो पता ये चलता है कि इस कश्ती को हादसा नहीं बल्कि इस कश्ती में तकरीबन 85 सवार मौजूद थे, जिनमें से तकरीबन 65 पाकिस्तानी मौजूद थे जिनको बड़ा बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और ये कत्ल करने वाले कौन थे, इस सारे मामले की तहकीकात और इस सारे मामले की हकीकत जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त गुजरात के सीनियर सहाफ़ी खालिद हंजरा साहब मौजूद हैं। हम इनसे इनकी खिदमात हासिल करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं इनकी आखिरकार रोकथाम करने के लिए हमारे अदारे क्या कर रहे हैं, या फिर इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे जो मामूल के मुताबिक ये तकरीबन कुछ ही दिनों में तीसरा या चौथा वाक़या हो चुका है। और इस वाक़े ने जो इस हादसे ने जो मरने वाले लवाहिकीन हैं और इसके बाद जो बच गए हैं खुशकिस्मती से, उन्होंने जो अपने प्यारों को बताया है वो इस कदर दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर हर आंख अश्कबार होगी। तो हम इन्हीं से जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस वाक़े के बाद हमारे अदारे हरकत में आए हैं और इन एजेंटों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है। हंजरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, बताइएगा कि ये जो हादसा हुआ है, ये कश्ती कहाँ जा रही थी और ये हादसा कहाँ पर वाक़या हुआ है? जी बहुत शुक्रिया। बेसिक ये है कि तारकीन वतन में सबसे ज़्यादा अक्सरियत गुजरात की है और वो 1 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। और इसमें गुजरात के जो जितने भी देहाती इलाके हैं वहाँ से लोग जो हैं वो अपने सुहाने ख्वाब से जाने के लिए यूरोप का रुख करते हैं। कोई भी बंदा जब उसका बच्चा जवान होता है तो उसका ये कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को यूरोप भेजूं। उसके लिए चाहे उसको ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे पालतू जानवर बेचने पड़े, चाहे अपने जेवरात बेचना पड़े, हत्ता के कर्जा तक भी लोग लेके बच्चों को सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए यूरोप का रुख करवाते हैं। और तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये बच्चे जो यूरोप जा रहे हैं कहीं रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, जान जा सकती है? उसमें ये है कि अगर ये कानूनी तरीके से जाएंगे तो इनको हादसा नहीं पेश आएगा। इसमें ज़्यादातर जो है वो मेजॉरिटी गैर कानूनी तरीकों से यहाँ पर ले जाया जाता है। और सबसे अहम बात जो है कि यहाँ पर एजेंट माफिया इतना मजबूत है, बल्कि कह सकते हैं कि यहाँ एजेंटों की जो है ना एक बड़ी मंडी लगी हुई है। ठीक है। और ये एजेंट जो है इनका राब्ता होता है पूरी दुनिया में। ये देखते हैं कि कौन से रास्ते से, कौन से मुल्क से होकर गुजरे तो हम यूरोप तक जा सकते हैं। पहले ये रसाई करने के लिए यहाँ से चलते थे ईरान, ईरान से तुर्की से फिर ये यूनान के रास्ते से होकर यूरोप भिजवाते थे। अब सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो गई है। जब से ये लीबिया का सिलसिला चला है तो लीबिया से लेके जाते हैं, वहाँ पर इसके जो समुद्री दूध हैं उससे ये डंकी लगवाते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो पाकिस्तान से निकलना होता है उसके लिए ये फ्लाई सफ़र जो है, सॉरी उसमें जो है ना ये दरियाई सफ़र नहीं, दरियाई सफ़र नहीं, इसमें सबसे बेस्ट जो है कि हवाई सफ़र के लिए जो है अब यहाँ से एयरपोर्ट की इमिग्रेशन है उससे ये सारा राब्ता होता है एजेंट माफिया का। अच्छा। और वो पर हेड यहाँ से पैसे लेते हैं बंदे की चढ़ाई करवाने के लिए, क्योंकि एक एयरपोर्ट है, वहाँ से अगर 4000 बंदा सिर्फ दुबई के लिए जाता है तो देखना तो ये पड़ता है क्या इनके पास अकामे हैं, क्या ये किसी कंपनी के तहत जा रहे हैं। ऐसे ही है। इसी तरह जब वो कतर में जाते हैं या कि सऊदी अरब में जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, इमिग्रेशन काम को देखना चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं। ट्रैवलिंग इतनी हो रही है। अब ये सूरत हाल होती है कि बस वो चढ़ाई कराते जाते हैं। जब वो वहां से निकलते हैं तो उसके बाद ये
लिबिया जाते हैं या अफ्रीकी मुमालिक मराकश चले गए या किसी उस तरह के मुल्क में चले गए जहाँ से इनका समुद्री सफर शुरू होता है। और आगे समुद्री सफर शुरू करने के बाद ये 35 से 40 लाख रुपया पर हेड यहाँ से वसूल किया जाता है। और उसमें ये आधे पैसे यहाँ ले लेते हैं, बाकी क्या कहते हैं 4,000 या 5,000 डॉलर आपसे साथ रखें, जिसमें 2,000 डॉलर आपके रास्ते का खर्चा है और 3,000 डॉलर आपने रास्ते में एजेंट को देने हैं जिसने आपको समुद्री रास्ते से पार करवाना है। समुद्री रास्ते में 12 घंटे भी चलते हैं, 14 घंटे भी चलते हैं, 24 घंटे भी चलते हैं। अब उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि समुद्री रास्ते में जाने वाले जितने मुसाफिर होते हैं उनको उन कश्तियों में लेके जाया जाता है जो रिजेक्टेड कश्तियां होती हैं, वो माई गिरों ने फेंकी होती हैं, जो वहाँ पे जंट माफिया आगे समुद्री जंट माफिया है वो उन्हीं कश्तियों को दोबारा थोड़ा सा ठीक करके उन्हीं में उनको सफर करवाता है, जिसकी कैपेसिटी अगर 50 अफराद की है तो उसमें 200 डाला जाता है, 200 के बजाय 300 डाला जाता है। अब ये सिलसिला का काफी अर्सा चला जा रहा है। ये जो वाकया अभी रिसेंटली हुआ है मोरक्को कश्ती हादसा, ये कश्ती मुर्तानिया के लिए जा रही थी मोरक्को से, ये मराकश से निकलती है और ये अफ्रीकी मुमालिक के लिए जितने भी यहाँ से निकले हैं इसमें 85 लोग थे, तारकीन वतन इसमें 65 थे, 20 जो थे अफ्रीकी थे। जब ये रास्ते में कश्ती पहुंचती है, ये 2,000 डॉलर इन्होंने पहले दिया है उस जंट को जिसने इनको समुद्री रास्ते से लेके जाना था और 2,000 डॉलर इनके पास भी मौजूद था। जब ये रास्ते में जाते हैं तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रह जाते हैं मोरतानिया से, तो इनके साथ ये आता पेश आता है, ये कश्ती रोक दी जाती है और वहां पर नामालूम अफ्रीकी लोग आते हैं, वो अपने 20 अफ्रीकी लोगों को उतार लेते हैं, बाकी 65 के जो जितने पैसे हैं उनसे वो छीनते हैं और फिर जब ये छीनते हैं तो उनको एक रंगो नस्ल का जो सिलसिलाकार है वो सामने रख के उनको कत्ल करना शुरू कर देते हैं। ये कश्ती डूबी नहीं है, ये कत्ल किए गए हैं और कत्ल के लिए आला जो इस्तेमाल किया गया उसमें सबसे अहम चीज जो है वो थोड़ी है, उसके अलावा लोहे के राड है, उसके अलावा खंजर है और वो एक बंदा। जैसा वो आपने कहा कि कुछ नामालूम अफ्रीकी जो जिसामत के लोग या खदोखाल उनकी अफ्रीकन थे, तो वो कहाँ से समुद्र में आ गए और कश्ती को उन्होंने अपने हिरासत में ले लिया और फिर मारना शुरू कर दिया? ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों की है जो उस कश्ती से मौजूदा तौर पर बच गए। मैं आपको वो बताता हूँ, ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो ये उन लवाकिन से आई है जिनके प्यारे इस कश्ती से सफर कर रहे थे और मौजूदा तौर पर बच गए हैं। अभी मैं जहाँ रिपोर्टिंग करके आया हूँ वो गांव का नाम है जोड़ा, जोड़े के साथ गुरको, गुरको के साथ चक में आना है, वहां से 22 अफराद 40 लाख कीवज जो कि फादी गुजर नामी एजेंट के पास है, उन्होंने पैसे दिए, वो खुद सेनेगाल में मौजूद है और उसके पीछे उसकी जो यहाँ पे बैकअप करने वाले लोग हैं, जो उसके टाउट हैं या उसका जो पिछला सब एजेंट है, वो पैसे यहाँ से वसूल करते हैं। 40 लाख रुपए एक बंदे से उन्होंने वसूल किया। 22 लोग यहाँ से सफर के लिए निकले थे। अच्छा, ये जो 22 लोग थे ये इन्हीं तीन गाँव से थे, 3 गाँव से। इसके अलावा मंडी बावलदीन के लोग थे, वो भी इस कश्ती में आता शिकार हुए, और भी लोग थे, लेकिन फादी गुजर के बंदे जो 22 जा रहे थे, उसमें 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र हैं और इनमें तकरीबन कोई 2 माह से चला, 2 माह से लेकर 8 माह हो गए इनको यहाँ से घर से सफर करते हुए यहाँ से निकले हुए यूरोप के लिए जाने के लिए। उसमें सबसे अहम बात जो है जितनी भी है, जब ये यहाँ से निकलते हैं तो इनको सारा प्लानिंग की जाती है कि आपने इतने पैसे यहाँ पे देने, इतने पैसे यहाँ पे देने, इतने पैसे यहाँ पे देने हैं, ये सारी चीजें चलती हैं। अब ये सीन जो है ये इसमें गुजरात का इलाका जो है लाला मूसा कनवाई गाँव है, ये 3 ठीक है जिनका मैंने आपको नाम बताया, वहां से 22 लोग जा रहे थे जिनमें 13 की शनाख्त हो चुकी है, ये लाख हो चुके हैं। अच्छा, 3 मौजूदा तौर पर बच चुके हैं जिन्होंने ये सारा हादसा अपने लवाकिन को बताया देखा और लवाकिन ने हमें बताया। अब 6 लापता हैं। ठीक है। और जहाँ पे मकामी एफआई की बात की जाए, एफआई की तरफ से थाना है जिसमें सर्कल में गुजरात है, मंडी बावलदीन है, हफ्जाबाद है, लेकिन यहाँ पर एफआई का थाना होने के बावजूद भी जंट माफिया की तादाद जो है बहुत ज्यादा है और जंट माफिया बल्कि खवातीन तक एजेंटी कर रही हैं। और ये इमेजिन करें कि एक बंदा अगर 10 बंदे भिजवाता है तो 4 करोड़ रुपए की गेम कर रहा है। 4 करोड़ में अगर वो गेम करता है तो उसको कम से कम 40 लाख रुपए बच रहे हैं और एक बंदे को 40 लाख रुपए घर बैठे 2 माह में बच जाते हैं। तो इससे बड़ा बिजनेस कौन सा है? कोई भी नहीं। प्रॉपर्टी टाइकून जो है वो भी इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना एजेंट माफिया कमाती है। सबसे अहम बात जो है इसका तदारक करना चाहिए था एफआईए को। एफआईए की तरफ से यहाँ पे जो कांस्टेबल है उन्होंने आगे 4-4, 6-6 बंदे प्राइवेट रखे हुए हैं। अच्छा। जो यहाँ पर एजेंट माफिया के साथ मिली भगत करके सारा निजाम चला रहे हैं। एक एफआईए के कांस्टेबल की तनख्वाह इमेजिन कर लें कितनी है, लेकिन उनके पास वीगो डाले हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। एफआईए के लोग जो यहाँ पे तैनात हैं उनकी आप शाहाना लाइफ देखें। यानी कि एजेंटों के साथ एफआईए भी मिला हुआ है। मिला क्या? एफआईए की जो
जो उन्होंने आगे बंदे रखे हैं प्राइवेट, ये सारा निजाम तो वही चला रहे हैं ना। वरना पुलिस और एफआईए की आंख से कौन बच सकता है, कानून से कौन बच सकता कोई है? नहीं बच सकता। इदारा अगर चाहे तो रियासत अगर चाहे तो कोई जुर्म सरजद हो सकता है। बिल्कुल। जब तक जुर्म को खुद से हम अपनी गिरफ्त ढीली ना करें या उसको आजादी ना दें। बिल्कुल। अब देखना यह है कि गुजरात, मंडी, बहावलदीन और अफजाबाद में जितने भी वाकये, चाहे समंदर में कश्ती डूबती है, चाहे कोई मिसहैप और होता है, और उसमें अक्सरियत गुजरात के 3 लाखों की होती है, और थाना सर्कल होने के बावजूद भी यहाँ पर एफआईए का अमला भी है। और ये हालत यह है कि एफआईए के पास 3 गाड़ियां, एक प्रिजनर वैन है, 2 दूसरी गाड़ियां, और 2 उनमें खराब है, और नफरी भी बहुत कम है। सर्कल गुजरावाला ये बनता है, डिवीजन गुजरावाला के डायरेक्टर साहब, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर साहब, और ये जितना भी सिलसिला करे, ये तो टीमों को चाहिए कि जंट माफिया के खिलाफ घेरा तंग करे, लोगों को जो सब्ज बाग दिखाते हैं, गैर कानूनी रस्तों का खुद बताते हैं, फिर लोग लालच में आ जाते हैं। क्योंकि जो लोग यूरोप में सेट हैं, उनके घरों की जो एक तर्ज जिंदगी है वो तो कमाल का है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, कारें हैं, सारा कुछ होने के साथ साथ उनकी लाइफ बड़ी शाहाना चल रही है। अब उनके देखा देखी हम एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। लोग यहाँ पर जब ये चीजें देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम भी जाएंगे। वो जब ये एहसास कमतरी को पूरा करने के लिए अपने माल मवेशी बेचते हैं, अपनी जमीनें बेचती हैं, अपने गहने बेचते हैं, हत्ता कि कर्जा तक लेते हैं। अच्छा खालिद साहब, आप यकीनन इन मरने वाले जो तारिकीन वतन थे उनकी फैमिली के साथ भी मिलकर आए होंगे, उनके क्या जज्बात हैं, उन पर क्या क़यामत टूटी है, वो कुछ ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जो तो बच गए हैं उनको तो कोई मसला उस लेवल का नहीं है, लेकिन जो बेचारे दुनिया से चले गए हैं सब्ज बाग देखने के लिए, यहाँ से जो निकले थे, तो उनके घर तो क़यामत सुगरा है ना। वहाँ पे अजीज़ो कारोबार है, नोआ कनाल है, हर आंख खश्कबार है, और इन 3 देहातों में जहाँ से मैं रिपोर्टिंग करके आया वहाँ पर क़यामत सुगरा है, और तकरीबन 12-13 घरों में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, और वहाँ पर उनके जीरो कारोबार आते जाते नजर आ रहे हैं। फिजा सोगवार है, कुरान मचा हुआ है, लेकिन उसमें ये कि अब इस वक्त वो यही कह रहे हैं कि कोई बंदा भी गैर कानूनी रास्ते से बच्चों को ना भेजे। हमने अपना पैसा भी गवाया, अपने बच्चे भी गवाए हैं, लेकिन देखना ये है कि ये हर साल ये वाकया होता है, हर साल ये सिलसिला कार चलता है, और लोग दरादर जा रहे हैं। हुकूमती सतह पर इसको एफआईए को चाहिए कि ये सारे सिलसिला कार का तदारक करे और ऐसे लोगों के खिलाफ कमा करे जो लोग इसका जो इसमें सारा करैक्टर अदा कर रहे हैं, जो किरदार अदा कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तानी जो है ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें, कानूनी तरीके से जाए, दियारे गैर में बैठ के अपने लिए असूल रोजगार पैदा करे और मुल्क का नाम भी रोशन करे, ना कि ये चंद लाखों की इवज यहाँ से गैर कानूनी तरीके से जाकर वहां पर खुद भी जान से हाथ धो बैठते हैं और मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो भी खराब करते हैं। हम तो यही इल्तमास करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और दीगर अरबाब इख्तियार के साथ साथ एफआईए के आला हकाम से कि ये एफआईए को चाहिए कि ये फौरी तौर पर यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो इस किरदार में मुलव्वस हैं, जो इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस हैं, इनको फौरी तौर पर जो करार वाकई सजा उसको पूरा करवाया जाए, ताकि इन लोगों को जब सजा होगी तो पीछे कोई बंदा और नहीं आएगा जो यहाँ पर इस तरह के गुनोने जुर्म को जो है हवा दे सकेगा। जी खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील के साथ इस वाक़े को हमारे नाज़रीन को बताया कि ये कश्ती हादसा समुद्री लहरों में नहीं बल्कि इस हादसे में जो कुछ नामालूम अफराद थे उन्होंने इस कश्ती में आकर वो कश्ती सवारों को न सिर्फ बेदर्दी से कत्ल किया बल्कि उनसे जो उनकी जमा पूंजी थी वो भी छीन ली।